आज अपन करेंगे अपना फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज ये दिया गया है अपन को पार्ट 4A में। इसमें है सिर्फ एक ही आर्टिकल 51A, बट ये जो आर्टिकल है एक आर्टिकल है, बट इसके अंदर दिए गए हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, अलग अलग फंडामेंटल ड्यूटीज। ओरिजिनली 10 थे, फिर एक और ऐड किया गया है अमेंडमेंट के द्वारा, बाद में ऐड हुआ था। ये जो पूरा पार्ट है 4A का 51A, जिससे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई है, ये आया था अपना 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इससे, उसी से फंडामेंटल ड्यूटीज भी आया था। फंडामेंटल ड्यूटी जो आया था वो स्वराज सिंह कमेटी बैठी थी, उनके रिकमेंडेशन पे आया था, बिठाई गई थी इसको चेक करने के लिए। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज की जो इंस्पिरेशन है वो पहले का सोवियत यूनियन जो यूएसएसआर था, उसके कॉन्स्टिट्यूशन से आया था। यहाँ पे स्वराज सिंह कमेटी ने लगभग 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई थी कुछ, बट जो अपना 42nd अमेंडमेंट आया था वो 10 आ गई थी, और एक बाद में ऐड हुआ था। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो अपन का पहले सवाल तो यही उठता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज से मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज का था, व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सेट है। सेट किस चीज का? मॉरल और सिविक ड्यूटीज का, जो प्रिस्क्राइब करती हैं, जो बताती है अपन को, किनको? सिटीजन्स के लिए। ये सिटीजन्स की ही ड्यूटी है, फॉरेनर्स वगैरह पे नहीं लगता। सिटीजन्स की ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रिस्क्राइब कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन अपन को कुछ तरह की मॉरल और सिविक ड्यूटीज, जिससे क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अपने गोल हैं सारे, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स अपहोल्ड हो पाएंगे। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का ये मतलब अपन निकाल सकते हैं कि एक मॉरल और सिविक ड्यूटीज का सेट है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब कर रहा है उसके सिटीजन के लिए, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स है वो अपहोल्ड हो सके। कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स क्या है अपने? जैसे अगर अपन प्रियम्बल में देखेंगे अपने, तो ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा गोल्स है अपने, कि सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये सब तरह तरह के अपनी को कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स हैं। तो अगर अपन देखेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहीं ना कहीं इन्हीं को केटर करता है, इन्हीं को अपहोल्ड करने की बातें करता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब हो गया। फिर इनकी जरूरत क्या पड़ी, नीड क्या है? क्योंकि अपन देखेंगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, तो ये 1976 में था, 1976 में ऐड किया गया। तो काफी दूर के कॉन्स्टिट्यूशन आने के 25 साल बाद लगभग फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। इनकी जरूरत क्या पड़ी? तो अपन ज्यूरिस्प्रूडेंस में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन कोरिलेटिव का, जिसको मैं बोलते हैं कि राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो कोरिलेटिव होती हैं। कोरिलेटिव से अपना क्या मतलब है? कोरिलेटिव से ये मतलब है अपना कि जहाँ राइट होगा वहां पे आपकी एक ड्यूटी भी बनती है साथ साथ। अगर किसी का कोई राइट है तो उसका ठीक अपोजिट किसी की ड्यूटी होगी, तभी वो राइट जो है वो मेंटेन हो पाएगा। जैसे मान लो, जैसे अपने को राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 के अंदर अपने पास राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है, अपन ने देखा था। तो वहीं पे स्टेट की ड्यूटी बनती है, और 21 के अंदर तो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों की ड्यूटी बनती है कि जो बाकी इंसान है, बाकी लोग हैं, उन सबकी डिग्निफाइड लाइफ जीने दें। उनकी ड्यूटी बनती है कि वो हमारी लाइफ में इंटरफेयर ना करें। तो ये एक एग्जाम्पल बनता है कि जो राइट्स हैं और ड्यूटीज हैं वो एक साथ जाती हैं, है ना। फिर जो ड्यूटीज जो हैं ये एक एक्ट करती हैं, इनका मेन इंटेंशन ये है फंडामेंटल ड्यूटीज को अब मेंशन करने का,
क्योंकि पहले नहीं थी, मतलब पहले 42nd अमेंडमेंट की पहले फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। बट इसका मतलब ये नहीं था कि किसी की ड्यूटी नहीं बन रही थी। यहाँ पे उसको पूरी तरह से स्पेसिफाई कर दिया है, एक तरह से एक्सप्लिसिट कर दिया है कि आपकी ये ड्यूटीज हैं। और जो ड्यूटीज हैं वो अब एक्ट करती हैं एक रिमाइंडर की तरह। जो बाकी सिटीजन्स हैं उन पे रिमाइंडर की तरह काम करती हैं कि आपकी ये ड्यूटीज हैं, आपको ये सब काम करना है, ताकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं अपन को मिले पार्ट 3 के अंदर, वो अपहोल्ड हो सके। और जो डेमोक्रेटिक और कंडक्ट है सिटीजन्स का, वो मेंटेन रहे, कंडक्ट और बिहेवियर। ठीक है, ये थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन इसका हो गया। फिर अपन रीडिंग चालू करते हैं थोड़े से राइट्स की, सॉरी ड्यूटीज की। मेरा फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 है। 51 ए सिर्फ एक आर्टिकल है, बट इसके अंदर 11 वो है क्लॉजेस। क्या क्या है? ये है ड्यूटी है, शैल लिखा है, मतलब सबके लिए मैंडेटरी है फॉलो करना, एवरी सिटीजन के लिए। क्या क्या ड्यूटीज है अपन देखते हैं कि टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस क्या, वही जो प्रेम्बल में अपन ने एक तरह से देखा। और कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स जो हैं उन सब की आपको रिस्पेक्ट करनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी चीज़ें प्रोविजन दिए उनको फॉलो करना है। और साथ साथ नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को भी आपको रिस्पेक्ट करना है, अबाइड करना है उसको। फिर क्या है, चेरिश करना है और फॉलो करना है नोबल आइडियल्स, जो भी थे अपने नेशनल स्ट्रगल के फ्रीडम के द्वारा। जब अपन फ्रीडम मांग रहे थे, जब अपन वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फ्रीडम मांग रहे थे, तो अपने जो भी आइडियल्स थे जिनसे अपनी स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल इंस्पायर हुई थी, उन सबको अपन को चेरिश करना है, फॉलो करना है। फिर जो इंडिया की सॉवरेनिटी है, यूनिटी है और इंटेग्रिटी है इंडिया की, उसको अपहोल्ड भी करना है और उसको बचाना भी है। सॉवरेनिटी वही होता है कि बाहर के उससे इंटरफेयर ना कर पाए कोई कंट्री, बाहर से भी ना कर पाए और अंदर से भी कोई अपनी जो इंडिया एज अ नेशन है उसको कोई तोड़ ना पाए। ये सब अपन को इंश्योर करना है और प्रोटेक्ट भी करना है। अगर जरूरत पड़ी तो देश को डिफेंड भी करना है, और अगर नेशनल सर्विस के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो आपको वो भी देनी पड़ेगी, व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। फोर्थ ड्यूटी होगी आपकी। फिफ्थ ड्यूटी क्या है, आपको प्रमोट करना है हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। मतलब सबको एक साथ लेके चलना है, एकता का भाव भाव रखना है आपको अपने अंदर, amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional sectional diversities। मतलब आपको इन सब चीजों के लेकर भेदभाव नहीं करना, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, रीजन कहाँ कोई रह रहा है उस बेसिस पे, या फिर कौन से सेक्शन से बिलोंग करता है। आपको ये सब इग्नोर करते हुए कॉमन ब्रदरहुड और हार्मनी फैलानी है, प्रमोट करना है। और जो भी प्रैक्टिसेस हैं जो डेरोगेटरी हैं वुमेन की डिग्निटी की तरफ, उन सबको रिनाउंस करना है, मतलब उनको लेट गो करना है, उनको जान देना है। ये सब प्रैक्टिसेस आप अब फॉलो नहीं करेंगे। फिर सिक्स्थ राइट क्या है, सिक्स ड्यूटी क्या है, वैल्यू करना है और प्रिजर्व करना है जो अपनी रिच हेरिटेज है और कंपोजिट कल्चर है। अपना इंडिया का बहुत पुराना कल्चर, बहुत रिच हिस्ट्री है, बहुत रिच कल्चर है, उसको वैल्यू भी करना है, उसको प्रिजर्व भी करना है। ठीक है। फिर क्या है, आर्टिकल जी, क्लॉज जी, प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव भी करना है नेचुरल इन्वायरमेंट को, जिसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। तो अपने अलावा जो ह्यूमंस हैं, उनके अलावा जितने भी लिविंग क्रीचर्स हैं, सबके लिए कंपैशन रखनी है आपको, और उनका वाइल्ड लाइफ को, नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, उनको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव भी करना है। फिर क्या है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो आपको साइंस में आगे बढ़ना है, ह्यूमैनिटी में आगे बढ़ना है, और इंक्वायरी और रिफॉर्म जो है, आपको रिफॉर्म लाना है, चेंजेस लाने हैं और इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ना है आपको। फिर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफगार्ड करना है और वायलेंस से अब्ज्यूर करना है। अब्ज्यूर का मतलब क्या होता है, ये होता है पब्लिक प्रॉमिस टाइप का, कि आप कोई काम नहीं करेंगे, तो ये वायलेंस के साथ जुड़ा है, तो आप पब्लिक प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप वायलेंस नहीं करेंगे।
ऐसा आपकी ड्यूटी बनती है इसके अंदर। ये 9th हो गया ड्यूटी अपनी। फिर 10th ड्यूटी क्या है अपनी? आपको एक्सेलेंस की तरफ स्ट्राइव करना है, एक्सेलेंस की तरफ आगे बढ़ना है, हर स्पीयर में, हर फील्ड में। इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल पे भी आपको आगे बढ़ना है एक्सेलेंस की तरफ, और कलेक्टिवली भी आगे बढ़ना है, ताकि जो नेशन है वो कॉन्स्टेंटली आगे की तरफ बढ़ सके और अचीवमेंट अलग अलग तरह के पा सके। ठीक है। फिर ये लास्ट जो 11th ड्यूटी बाद में ऐड हुई थी, ये अपनी आई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट से, जो अपन ने 2-3 बार देख चुके हैं अब। 86 अमेंडमेंट एक्ट, जिससे आर्टिकल 21A भी ऐड हुआ था, जो अपना राइट टू एजुकेशन है। और एक आर्टिकल 45 भी था शायद, जिससे 6 years से लेस वालों को डीपीएसपी था, 6 years से कम वालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का। चेक कर लेते हैं। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देना था 6 साल से कम के लिए, एंड 45 भी सब्सटीट्यूट हुआ था। तो उसी सिमिलर लाइंस में जो पेरेंट्स है और गार्डियंस है उन लोग को ड्यूटी दी गई है क्या, कि आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है एजुकेशन की, चाइल्ड को लेके, और 6 से 14 years के लिए। ठीक है। ये पेरेंट्स और गार्डियंस के लिए ड्यूटी होगी। ये हो गई अपनी 11 ड्यूटी। इसमें किसी को कोई दिक्कत और तो कुछ नहीं? नहीं। देखो, और जैसे मैं बता रहा था कि राइट्स और ड्यूटीज को रिलेटिव होती हैं। अगर किसी का राइट है तो किसी की ड्यूटी होगी। तो जैसे अपन देखा कि आर्टिकल 21 में अपना राइट है एजुकेशन का, तो उसी तरह से आपकी को रिलेटेड ड्यूटी बन रही है पेरेंट और गार्डियन की, कि आप प्रोवाइड करें। फिर जैसे अलग अलग तरह के हो गए, ये जो रिच हेरिटेज कल्चर्स हैं, इसके लिए डीपीएसपी भी है एक, है ना। तो ये सब होता है। फिर अपन ने पूरा आर्टिकल देखा है यहाँ पे। यहाँ पे कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि इनकी इन्फोर्सेबिलिटी क्या होगी, कि इन्फोर्सेबल होंगे कि नहीं होंगे, है ना। अपन पूरा आर्टिकल पढ़ के देख लिया, कहीं पे मेंशन नहीं है। जैसे वो अपन ने फंडामेंटल राइट देखा था, उसमें इन्फोर्सेबिलिटी लिखा था कि हाँ होगा। और डीपीएसपी देखा, उसमें नहीं लिखा था कि होगा कि नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, उसमें लिखा था आर्टिकल 37। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे वही सवाल उठता है कि ये इन्फोर्सेबल होंगे कि नहीं होंगे। तो इस पे जो सेटल्ड है वो है कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, मतलब आप इनको इन्फोर्स नहीं करवा सकते किसी पे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप इसको किसी से इन्फोर्स नहीं करवा सकते। बट अगर कोई अलग स्टैट्यूट है, स्टैट्यूटरी ड्यूटी बन रही है किसी की, उसके अंदर आप ये सब ड्यूटीज भी इन्फोर्स करवा सकते हैं एक तरह से। जैसे कि अपन का ये वाला था, कहाँ गया? हाँ, रिच हेरिटेज कल्चर वाला। अपन ने जब डीपीएसपी देखा था तो इस पे एक पार्लियामेंट ने लॉ बना रखा है, मॉन्यूमेंट्स और वगैरह जो कल्चर रिलेटेड चीजें हैं नेशनल इंपॉर्टेंस की, उनके रिलेटेड एक लॉ बना रखा है। तो अगर आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो तो आप ये ड्यूटी का वायलेशन ही कर रहे हो इन अ वे। तो इस लॉ के अंदर आपको इन्फोर्स किया जा सकता है, देखा जाए तो। तो ये स्टैट्यूटरी ड्यूटीज बन जाती हैं, और इन पे फेलियर होने पे, इन ड्यूटीज का फुलफिलमेंट के फेलियर होने पे पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। अब बाकी लॉज भी देखने पड़ेंगे उसके लिए अपन को। फिर अपन देखते हैं कुछ केसेस इस पे। यहाँ पे पीआईएल लगी थी, श्याम नारायण चौक से वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में पीआईएल लगी थी नेशनल एंथम मूवीज के, मूवी थिएटर में नेशनल एंथम प्ले करना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर केस था ये। तो यहाँ पे बोला था कि अगर नेशनल एंथम प्ले हो रहा है तो हर इंसान जो है वो कंपेल्ड है रिस्पेक्ट शो करने के लिए, वो कहीं पे भी प्ले हो रहा हो, कहीं पे भी प्ले हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, वन इज कंपेल्ड टू शो रिस्पेक्ट। पर कहाँ पे प्ले होना चाहिए, ये द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस और ओकेजन हैज टू बी मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेगा कि कहाँ पे प्ले होना चाहिए, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज के हैं वो सबको ध्यान में रखते हुए।
तो कहीं पे भी प्ले हो रहा हो, अगर एग्जीक्यूटिव ने बता दिया यहाँ यहाँ प्ले करना है, तो आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट दिखानी जरूरी हो जाती है। ऐसा इस केस में बोला था। फिर एम्स स्टूडेंट यूनियन वर्सेस एम्स 2001 का केस है। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दो फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट मेड इन्फोर्सिबल। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट मेड इन्फोर्सिबल है, पर वो फंडामेंटल राइट्स की तरफ इन्फोर्सिबल नहीं है, बट उनको अपन ओवरलुक नहीं कर सकते, है ना, कैन नॉट बी ओवरलुक एज ड्यूटीज इन पार्ट 4 इज प्रीफिक्स्ड बाय द वर्ड फंडामेंटल। वहाँ पे फंडामेंटल वर्ड लिखा है जो कि सिमिलर है फंडामेंटल राइट्स की तरह, उसके पीछे भी फंडामेंटल वर्ड यूज किया गया है, तो वो लोग इक्वली इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी। ठीक है, आर्टिकल 51A स्टेट पे कोई ड्यूटी नहीं डाल रहा है, ठीक है? ये सिर्फ सिटीजन पे था, अपन ने देखा था सिटीजन लिखा था वहाँ पे। तो सिर्फ सिटीजन के लिए है, स्टेट के लिए नहीं है। तो द फैक्ट रिमेन्स दैट द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन इज द कलेक्टिव ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो सिटीजन की जो भी ड्यूटी है वो एक कलेक्टिव ड्यूटी बन जाती है स्टेट की भी, जैसे इस केस में बोला था। फंडामेंटल ड्यूटीज दो नॉट इम्पोसिबल बाय रिट ऑफ द कोर्ट, रिट से आप नहीं इम्पोज करा सकते, येट प्रोवाइड अ वैल्यूएबल गाइड एंड एड टू इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज पे। डीपीएसपी में भी अपन ने देखा तो इंटरप्रिटेशन के लिए यूज किया जा सकता है, और फंडामेंटल ड्यूटीज को भी सेम लाइन पे रखा गया है कि उनको इंटरप्रिटेशन और एड के लिए यूज किया जा सकता है। और वो फंडामेंटल राइट की इक्वल ही है एक तरह से, क्योंकि उसको भी प्रीफिक्स फंडामेंटल रखा है उसकी तरफ। फिर श्री रघुनाथ मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 का केस है। The court held that the desired enforceability of fundamental duties can be better achieved by providing not merely legal sanctions, but also combining it with social sanctions, and to facilitate the performance of the task though through exemplary role models. तो जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है उसमें लीगल सैंक्शन लगाए जाते हैं अदालतों में। तो यहाँ पे बोल रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज को इन्फोर्सेबल कराना है आपको, तो आपको लीगल सैंक्शन से नहीं काम बनेगा, आपको सोशल सैंक्शन भी लगाने पड़ेंगे, तब उसकी इन्फोर्सिबिलिटी बढ़ पाएगी और अच्छे से। ठीक है, और रोल मॉडल्स आपको क्रिएट करने चाहिए जिससे देख के वो लोग अपनी ड्यूटीज को और फॉलो करेंगे। फिर लास्ट केस है, ये अपन ने केस पहले भी देखा था आर्टिकल 28 के लिए। यहाँ पे एक एजुकेशन फ्रेमवर्क लाया गया था जिससे जो रिलीजियस रिलीजियस रिलेटेड चीजें पढ़ाई जा रही थी। इसमें क्या था, प्रोवाइडेड फॉर एजुकेशन फॉर वैल्यू डेवलपमेंट बेस्ड अपॉन ऑल रिलीजियस एंड ऑल्सो कंपेरेटिव स्टडी ऑफ फिलोसॉफी ऑफ ऑल रिलीजन। तो रिलीजन, सारे रिलीजन की फिलोसॉफी को रिलेटेड फ्रेमवर्क पढ़ाया जाना था स्कूल एजुकेशन में। तो इसको चैलेंज किया था कि आर्टिकल 28 के अंदर आप किसी इंस्टीट्यूट में रिलीजियस चीजें नहीं पढ़ा सकते। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट हेल्ड दैट द एनसीएफएससी डज नॉट मेंशन ऑफ इम्पार्टिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 28। बोल रहे 28 में जो प्रोहिबिटेड है वो ये पढ़ा ही नहीं रहे, ये कुछ अलग है। What is thought to be imparted is incorporated in Article 51A clause E। तो 51 clause 51 ए के जो क्लॉज ई में दिया गया है, हम देख लेते हैं फट से, कि आपको हार्मनी को प्रमोट करना है सारे रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल सेक्शनल डाइवर्सिटीज को अलग रखते हुए। तो एक तरह से और कॉमन ब्रदरहुड का जो स्पिरिट है उसको बढ़ाना है, प्रमोट करना है ना। तो यही चीज इस फ्रेमवर्क से नेशनल करिकुलम जो है वो उससे प्रमोट किया जा रहा है, ताकि आप सारे रिलीजन की फिलोसॉफी पढ़ के और उनसे वैल्यू डेवलपमेंट ले सकें, है ना। तो इसको इंटरप्रेटिव टूल इसको यूज करते हुए ड्यूटी बताते हुए इस कोर्ट ने बोला कि ये जो एजुकेशन दी जा रही है वो वायलेटिव नहीं होगी आर्टिकल 28 के, और सेक्युलरिज्म के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट भी नहीं है ये। तो जो फ्रेमवर्क था उसको अपहोल्ड किया गया है। ठीक है, ये कुछ केसेस थे इसके ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज पे। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत?